Welcome back, students, to our series of cracking CAT 2025 through VRC. So, as previously, we had discussed only two passages out of the slot 3 of 2023 CAT paper. Today, we'll be discussing the other two, and subsequently, we'll also, in the next session, discuss the VA part. That's the other 8 questions. All right. Before going over to the passages, first, let us come back to the concepts of basic RC. We remember, see, I am stressing this point again and again. If inferential based RC आप लोगों को करनी है, there's a reason for that. Because type of questions हम लोगों ने जब देखे थे, specific questions हम लोगों को बहुत कम मिले हैं. I mean, it can only be 10%. 10% से ऊपर है ही नहीं. मतलब 16 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक क्वेश्चन. तो इन्फ्रेंशियल बेस किए बिना हम लोग सी आर का आंसर नहीं निकाल पाएंगे. दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. उसके बिना हम मेन आइडिया का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, राइट. एंड आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं निकाल सकते हम. तो जब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, वी विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड. रीजन, इन्फ्रेंशियल बेस्ड रीडिंग डज नॉट इंडिकेट how much you've read. It actually focuses on quality reading. Reason, quality और quantity में difference ये होता है. I can read a passage or you can read a passage within 1 minute as well, but you'll not be able to understand or make up anything out of that particular passage, right? To make that meaning of the passage, you need to do quality reading. Quality reading leads to inferential reading. बहुत बेसिक सी चीज़ है. बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि भाई स्किम करो. 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं: स्किम, स्कैन एंड देयर इज वन मोर, स्किप, राइट. इफ यू स्किम यू लूज आउट ऑन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. पॉसिबिलिटी वर्सेस कन्फॉर्मिटी, राइट. पॉसिबिलिटी वर्सेस कन्फॉर्मिटी. इसमें क्या होता है? मे, माइट, कैन, ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं पैसेज में, जिसके बेसिस पे पॉसिबिलिटी जनरेट होती है. स्किम करते टाइम हमने वो वर्ड छोड़ दिया. नाउ स्किमिंग इज अ हाईली रिगार्डेड प्रैक्टिस वेर इन यू विल नीड टू रियलाइज कि भाई आप किस लेवल पर पढ़ते हो, किस लेवल की रीडिंग कर रहे हो, उसके बाद ही आप स्किमिंग कर सकते हो. Skimming is not an easy game. Easy is inferential reading. Skimming easy तब होती है जब आपको ये पता है कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है. You don't know whether to leave might, can, what, right? Because it generates possibility scenario. अब होगा क्या? Same sentence आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, but with conformity. यानी कि यहाँ पे it was a possibility, might था. यहाँ might हटा देंगे तो that means sentence becomes कन्फर्म या फिर एब्सोल्यूट कह लो, राइट. एब्सोल्यूट हो जाएगा सेंटेंस. एज सून एज यू गो एब्सोल्यूट ऑन अ सेंटेंस, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट इज बीइंग पुट अप बाय द ऑथर. अगर हम ये कर रहे हैं तो उससे फिर हमारा फायदा क्या होगा? और इजीली, बिकॉज होता क्या है, दिस क्वेश्चन देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक. हमको लगता है यार डायरेक्ट पूछा था, हमने आंसर कर दिया. डायरेक्ट नहीं पूछा होता. यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस. स्कैन ओनली एंड ओनली वर्क्स फॉर स्पेसिफिक. क्यों? क्योंकि स्कैन ओनली रिलेट्स टू लुकिंग अप वर्ड्स इन द पैसेज. जब आप वर्ड्स देखते हो, दैट आइदर वर्क्स इन वोकैबुलरी और स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज वेर इन यू फाइंड दी बेसिक सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, उसके ऊपर 2 लाइन पढ़ ले तो नीचे 2 लाइन पढ़ ले तो आपका काम हो जाता है. लेकिन ये कैसे, कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में, एक पैसेज में नहीं, 16 क्वेश्चन में. तो यू विल नीड टू डिसाइड कि भाई स्पेसिफिक पे जाए. स्किप, स्किप और स्किम बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, राइट. स्किप एक्चुअली स्किम का इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है. स्किप दैट मीन्स डिटेल्स टू बी लेफ्ट आउट. फॉर एग्जाम्पल, जहां मेरे को बहुत सारा डेटा दिया हुआ है उसको मैं लीव आउट कर देता हूं, राइट. स्किम में क्या होता है, मैं सिर्फ फिलर वर्ड्स जो होते हैं, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे पैरा समरी में, उसको छोड़ देते हैं, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिटेल्स होती हैं हम उसको भी छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि वी डोंट,
वी फील कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पता अगर एक क्वेश्चन उसमें से दे दिया तो. You never know what kind of mindset examiner has. You'll need to think like examiner, तब जाकर काम बनता है. 100 percentiler जो है is not or she is not getting the marks as easy that we are hoping. It takes time, it takes work on your part to get 100 percentile in CAT, right? Let us start with the passage, okay? So, in 2006, the Met क्या है? It's an art museum. Met agreed to return the Euphroneos crater, a masterpiece Greek urn. What does urn mean? It's a container kind of a thing. Elongated container. Vase कह सकते हो with something that can be kept inside with a lid as well. That's an urn. That had been a museum draw since 1972. यानी कि म्यूजियम में 1972 से रखा हुआ था. In 2007, the Getty Art Museum in US agreed to return 40 objects to Italy, including a marble Aphrodite in the midst of looting scandals. And in December, Sotheby's and a private owner agreed to return an ancient Khmer statue of a warrior pulled from auction 2 years before to Cambodia. So first paragraph is giving you, सी अगर हम ये डिटेल्स छोड़ देंगे स्किप के हिसाब से तो फिर क्या होगा. फर्स्ट पैराग्राफ, यू इट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंक्लूड दिस पैराग्राफ वाइल वी आर गिविंग आंसर्स, बट वी नीड टू रीड इट in order to understand कि पैसेज किस बारे में बात करने वाला है. नाउ वी नो इट इज टॉकिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स बीइंग रिटर्न. आर्टिफैक्ट्स रिटर्न करने की बात कर रहा है. वाई? लूटिंग स्कैंडल्स की बात हो रही है, तो हो सकता है समवेयर कॉलोनियलिज्म की बात हो, बिकॉज जनरली द वर्ल्ड was looted by colonialists. Either it could be in Africa or in Asia or Australia for that matter, right? जहाँ पर भी ओरिजिनल लोग थे, यानी कि अगर हम नेटिव अमेरिकन्स की बात करें विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेड इंडियंस की बात करें तो वहाँ पर भी कॉलोनियलिस्ट गए थे, राइट? इट वॉज ऑल्सो कॉलोनियलाइज्ड. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू. Cultural property or patrimony. Patrimony is something inherited from father. Patri है ना, right? Matrimony from mother's side. Matrimony शादी वाला नहीं होता. Okay. Patrimony is from the father side. Any inheritance that you get from the male side, male member of your family, generally one generation or 2 generations above you. Okay. Laws limit the transfer of cultural property outside the source country's territory. That means आप country के territory से बाहर cultural property को नहीं transfer कर सकते हैं, including outright export prohibitions and national ownership laws. That means you cannot export the particular property, and national ownership laws हैं. If you are a national of that particular country, then only you will be allowed to take ownership of that property. Otherwise, you cannot do that. Most art historians, archaeologists, museum officials and policymakers portray cultural property laws in general as invaluable tools for counteracting the ugly legacy of Western culture imperialism. See, Western culture imperialism की बात आ गई. Imperialism is related to colonial rule, right? क्या बोल रहा है? मोस्ट आर्ट हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम ऑफिशियल्स एंड पॉलिसी मेकर्स पोर्ट्रे कल्चरल प्रॉपर्टी लॉज इन जनरल एज इनवैल्यूएबल टूल्स फॉर काउंटरैक्टिंग द अगली लेगेसी. दैट मीन्स प्रॉपर्टी लॉज किस लोग, किन के लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए, म्यूजियम ऑफिशियल्स, आर्कियोलॉजिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियंस के लिए. इट इज बेसिकली एन इनवैल्यूएबल टूल टू काउंटर एक्ट अगेंस्ट द अगली लेगेसी ऑफ colonialism. Next, during the late 19th and earlier 20th century, an era former Met director Thomas Howing called the age of piracy. That means late 19th and early 20th century was called the age of piracy by the former Met director. Met is
द आर्ट म्यूजियम इन द यूएस, राइट. थॉमस होविंग ने क्या बोला? द एज ऑफ पायरेसी बोला है किसको? लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. अमेरिकन एंड यूरोपियन आर्ट म्यूजियम्स एक्वायर्ड एंटिकिटीज. एंटिकिटीज आर ओल्ड cultural properties, antiques, right? So art museums acquired antiquities by hook or by crook. That means या तो राजी दे दो या फिर बिना राजी के दोगे तो बहुत सारी परेशानियां होती थी in that particular country. From grave robbers or souvenir collectors, bounty from digs and ancient sites in impoverished but art rich source countries. Now it is explaining कि कहाँ से मिलता था. From grave robbers, that means जो लोग चुरा लेते थे वहाँ से, या फिर जो सोवेनियर कलेक्ट करते थे वहाँ से, या फिर बाउंटी दिए जाते थे कि इस चीज़ को ढूंढ के लेकर आओ. From digs and ancient sites. कहाँ पर? In impoverished countries, that means poor countries. Poor countries, लेकिन art rich source जहाँ पर there was a rich legacy of art, history थी art की actual. Patrimony laws were intended to protect future archaeological discoveries. That means future में कोई archaeological discovery जो हो, it should not go to the western side again. That is what the patrimony law was intended for. Discoveries against western imperialist designs. Exactly what I said कि colonialists या western side से बचाने के लिए पैट्रिमोनियल लॉज बनाए गए थे. I surveyed 19 countries. I here is no one but author. I surveyed 90 countries with one or more archaeological sites on UNESCO's World Heritage Site list. That means 90 countries had at least one archaeological site as UNESCO's World Heritage Site list. And my study shows that in most cases the number of discovered sites diminishes sharply after a country passes a cultural property law. That means जितनी डिस्कवरी थी वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्नर्स के प्रेशर की वजह से हो रही थी. जैसे ही वो प्रेशर हटा, as soon as a country passed a cultural property law, right? Cultural property law के बाद क्या हुआ? It diminishes sharply. एकदम से नीचे. इट वॉज अ स्टीप फॉल. ये ग्राफ है, इंक्रीज हुआ बट नीचे आ गया तुरंत, राइट? इट वॉज अ स्टीप फॉल. देर आर 222 आर्कियोलॉजिकल साइट्स लिस्टेड फॉर दोज 90 कंट्रीज. व्हेन यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द साइट्स यू सी दैट ऑल बट 21, दैट मीन्स 201 sites were discovered before the passage of cultural property laws. 201 साइट्स मिली कल्चरल प्रॉपर्टी लॉज पास होने से पहले, और उसके बाद सिर्फ 21, टोटल 222. ये कैलकुलेट नहीं करना, दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड. Strict cultural patrimony laws are popular in most countries, but the downside may be that, see, till now the author was somewhat he was somehow favoring the patrimony law or the cultural property law, but अब क्या स्ट्रिक्ट कल्चरल पैट्रिमोनी लॉ क्या कर रहा है? पॉपुलर है कंट्रीज में, लेकिन द डाउन साइड इज मे बी दैट दे रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स. यानी कि जो गवर्नमेंट वहां पर इन्वेस्ट कर रही थी उनके लिए इंसेंटिव बंद कर देता है. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड educational institutions to invest in overseas exploration because their efforts will not necessarily be rewarded by opportunities to hold, display and study what is uncovered because of the cultural patrimony laws. इसकी वजह से बाहर की कंट्रीज कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे. बिकॉज सी, इफ यू वांट टू डिग एन आर्कियोलॉजिकल साइट, इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग, इट टेक्स मनी, इट टेक्स रिसोर्सेज. So if you are doing that, that means you need something in return, and if you are not able to get that something in return, then why would you invest money in there, right? That's the basic understanding. To the extent that source countries can fund their own archaeological projects, artifacts and sites may still be discovered. मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो कंट्रीज हैं वो खुद की आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें, आर्टिफैक्ट्स मिल जाएं, साइट्स अभी भी डिस्कवर हो जाएं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम होगा.
द सर्वे हैज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस. कौन सा सर्वे? जो सर्वे इन्होंने किया था ऑथर ने. इट सजेस्ट दैट सोर्स कंट्रीज पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड शुड नैरो देयर कल्चरल प्रॉपर्टी लॉज. यानी कि उनको अपने कल्चरल प्रॉपर्टी लॉज दोबारा से डिफाइन करने चाहिए या फिर उनको थोड़ा सा छांटना चाहिए, कम करना चाहिए, so that they can reap the benefits of new archaeological discoveries, so that they can get the benefits, right, which typically increase tourism and enhance cultural pride. That means आपने कोई आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर करवाया, इन्वेस्ट करवा के, यू गिव देम सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, राइट, और लॉस थोड़े से फ्लेक्सिबल करके, so that it increases tourism in your country, and tourism brings a lot of revenue for any country for that matter, right, and also it enhances your cultural pride. This does not mean these nations should abolish restrictions on foreign excavation, foreign claims to artifacts. इसका मतलब ये नहीं कि आप restriction ही हटा दो. दैट मीन्स कल्चरल प्रॉपर्टी लॉ अगर उसमें 5 पॉइंट्स हैं, ऑथर इज सेइंग 6 पॉइंट्स हैं, 3 को स्ट्राइक डाउन कर दो, 3 अभी भी रखो, सो दैट योर आर्टिफैक्ट्स आर सेफ, दे आर रिटर्न टू यू, बट दे शुड ऑल्सो, द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू हु आर इन्वेस्टिंग मनी शुड ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे, राइट. तो ये चीज सोचते हुए आगे कंटिन्यू करना चाहिए बाकी कंट्रीज को. राइट, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. From the passage, we can infer that the author is likely to advise poor but archaeologically rich source countries to do all of the following except. That means author क्या advise नहीं करेगा. First, to find ways to motivate other countries to finance archaeological explorations in their country. True. ये it is expected from a poor country to do that so that they can reap the benefits of archaeological explorations by increased tourism, right. Second, allow foreign countries to analyze and exhibit the archaeological finds made in the source country. देखिए, made in the source country, source country में ही analyze और exhibit करेंगे तो it benefits the source country, तो it will advise. 3, adopt China's strategies of dropping its cultural property laws and carrying out archaeological research through international collaborations. देखिए, collaboration की बात है, that means source country plus foreign organization लिख रहा हूं या country कुछ भी हो सकता है, दोनों का collaboration जब होगा, right, चाइना की जो strategy थी तो वो चीज कैन बी, उसका एग्जाम्पल चाइना का एग्जाम्पल ही इसलिए दिया है सो दैट अदर पीपल कैन और अदर कंट्रीज एंड पॉलिसी मेकर्स कैन लर्न फ्रॉम इट एंड एक्चुअली इंप्लीमेंट द सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. ओके, डन. तो 3 ऑप्शन हमारे हो गए, एक ही बचा. 4 बिकम्स आवर आंसर, बट स्टिल विल रीड द ऑप्शन. फंड इंस्टीट्यूट्स इन अदर कंट्रीज टू अंडरटेक. देखो, दूसरे कंट्रीज के इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग करना. भाई हम ऑलरेडी गरीब हैं, हम दूसरे इंस्टीट्यूट को कहाँ से पैसा देंगे? अगर इतना पैसा होगा तो हम अपने इंस्टीट्यूट्स को फंड कर लेंगे. बेसिक सी चीज़ है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट ही इलॉजिकल है अकॉर्डिंग टू दी टोन ऑफ द पैसेज. जिस तरीके से पैसेज बात कर रहा है उस हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज इनहेरेंटली रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज that archaeological sites are considered important by some source countries because they. Archaeological sites are considered important because they. पढ़ते हैं. Give a boost to the tourism sector. कह सकते हैं. This can be. Second, are a symbol of Western imperialism. तो उनके लिए important क्यों होगा? It should not be important for them. Next, generate funds for future discoveries. It can be possible. Are subject to strict patrimony laws. They are important. They can be subject to strict patrimony laws, but it would not benefit as such. तो 1 और 3 options की जब हम बात करते हैं, generate funds for future discoveries, archaeological sites automatically won't do that. It will
गिव राइज टू टूरिज्म एंड देन फंड्स आएंगे ना, तो दिस ऑल्सो गोज आउट. Give a boost to the tourism sector. It is also given in the passage. From there also you can pick it. This is a specific kind of question, but we need to decide between the two options. देखिए जब दो options में आप confuse होते हैं तो बहुत basic सी चीज़ है कि पहली चीज़ passage में जाके when two option confusion आएगा आपको, जब भी two option confusion आया तो क्या करना है, 3 steps हैं. पहला verify from passage. हमने पैसेज से वेरीफाई कर लिया लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ही थे हमारे लिए. सेकंड, लॉजिकल कनेक्शन टू क्वेश्चन अगेन. दैट मीन्स क्वेश्चन, अब हमने एक बार पैसेज में देख लिया, क्वेश्चन के साथ दोबारा लॉजिकल कनेक्शन बिठाकर देखने की कोशिश करो. ठीक, एंड अल्टीमेटली more beneficial for the point in question. That means क्वेश्चन में जो पॉइंट आपसे पूछा गया है या जो पॉइंट दिया गया है उसके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है. राइट, सो दैट्स व्हाई आंसर 1. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ true would undermine. याद करिए, undermine means weakening statement ढूंढना है. The central idea of the passage. Central idea of the passage is what? Central idea of the passage is poor countries need to cut नहीं बोलेंगे, need to trim their patrimony laws to reap benefits of archaeological sites. ठीक है, तो इसको कौन सा टर्म वीक करेगा? Let us see. Affluent, archaeologically rich source countries can afford to carry out their own excavation. Not, देखिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहाँ के? इसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. सेकेंड, म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड इन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड आर्कियोलॉजिकली रिच सोर्स कंट्रीज कैन डिस्प्ले द एंटिक्स डिस्कवर्ड देयर. ये तो हम चाहते ही हैं. We want this, right? So this is support. This is supporting. तो ये नहीं होगा. Third, Western countries will have to apologize to countries for looting their culture. It doesn't matter. It doesn't matter because won't affect the revenues of poor countries. मैं बार बार poor countries बोल रहा हूँ so that you can understand, otherwise you can say developing countries as well, right? Because इंग्लैंड कितनी बार भी माफ़ी मांग ले हम लोगों से, लेकिन जब तक कोई नूर वापस नहीं कर रहा तब तक कोई फ़ायदा है नहीं, राइट? तो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, एक बचा, पढ़ के देखते हैं. यूनेस्को फाइनेंसेस आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन पुअर बट आर्कियोलॉजिकली रिच सोर्स कंट्रीज. तो अब होगा क्या, जैसे ये यूनेस्को इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैनेज करते हैं, ये मैनेज मतलब दे गिव एक्रेडिटेशन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू एनी आर्कियोलॉजिकल साइट, राइट? अगर वो ही फाइनेंस कर दे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन पुअर बट आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कंट्रीज, दैट मीन्स इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. दैट मीन्स पैट्रिमोनी लॉस ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट? तो ये पॉइंट हमारा
नलिफाई हो जाएगा. दैट इज वाई दिस कैन बिकम योर आंसर एंड दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट. Which one of the following statement best expresses the paradox of patrimony laws? पैराडॉक्स आया है तो एक बार पैराडॉक्स देख लेते हैं होता क्या है. व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मीन्स occurrence of event X should lead to occurrence of event Y. That means there is law or theory saying this, right? There is a common law, common theory which says कि event X होने पर event Y होना चाहिए. लेकिन in reality event X होने के बाद event Y की जगह क्या हो रहा है? event Z. तो this situation is called paradox, right? फॉर एग्जाम्पल पैट्रिमनी लॉज की बात करें तो पैट्रिमनी लॉज से होना क्या था? बेनिफिट टू पुअर कंट्रीज बिकॉज उनके आर्टिफैक्ट्स बच रहे थे, दे वर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड. लेकिन उससे हुआ क्या? रेवेन्यू गॉट लॉस्ट. रेवेन्यू तो खैर जनरेट हो ही नहीं रहा था, बट या फिर ऐसे लिख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स ड्रॉप्ड. देखिए यहां पर, यहां था ना हमारा कैलकुलेशन 2022 साइट्स थे, राइट? 2022 बोल रहा हूँ, 222 साइट्स है. 222 में से 201 साइट्स कल्चरल प्रॉपर्टी लॉज से पहले डिस्कवर किए थे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 21 साइट्स डिस्कवर किए गए थे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पैट्रिमोनी लॉ का पैराडॉक्स क्या है. पैट्रिमोनी लॉ चाहता था कि बेनिफिट हो पुअर कंट्रीज को सो दैट दे कैन रिटेन देयर आर्टिफैक्ट्स. लेकिन अब क्या हो रहा है? आर्टिफैक्ट्स निकल ही नहीं पा रहे बिकॉज आर्कियोलॉजिकल साइट्स ही बंद हो गए. See, they were intended to protect cultural property, but instead resulted in the neglect of historical sites. This can become the answer. अभी हमने वैसे यही डिस्कस किया. Second, they were aimed at protecting cultural property, but instead reduced business of auctioneers. Auctioneers की बात नहीं हो रही. They were aimed at protecting cultural property but instead reduced new archaeological discovery. This is exactly like same like what we discussed. Reduced है यहाँ पे. यहाँ क्या है? neglect. See, here you have an option of, यहाँ पर आपके पास क्या आता है? This is possibility. Possibility का मतलब still possible to find new archaeological sites, लेकिन reduced number है. यहां कन्फॉर्मिटी है, कन्फॉर्मिटी ऑफ नेग्लेक्ट, राइट? कन्फॉर्मिटी ऑफ नेग्लेक्ट. सो ये हमारा गलत हो जाएगा बिकॉज कन्फॉर्मिटी की बात नहीं है. रिड्यूस्ड नंबर दिया हुआ है. क्यों? 222 में से 21 तो निकले ना. नेग्लेक्ट क्या होता? इट शुड हैव बीन 0. नेग्लेक्ट ही कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पर. फोर्थ, they were intended to protect cultural property but instead resulted in the withholding of national treasure from museums. ऐसा नहीं है, अगर निकलता तो म्यूजियम में ही दिखाया जाता so that tourism could have increased, right? So your answer becomes 3. See, easy elimination method करेंगे, easily चीजें solve हो जाती हैं. डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 4 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस थे. पैसेज वाज, मैं बहुत मतलब मीडियम लेवल पर भी नहीं जाएगा, इट वाज इजी टू मीडियम के बीच में पैसेज था. क्वेश्चंस थोड़े से बीच में ट्रिकी थे. क्वेश्चंस वर नॉट ट्रिकी, द ऑप्शंस वर ट्रिकी अ लिटिल बिट. 1-2 क्वेश्चन में तो बोल सकते हैं कि अगर 4 अटेम्प्ट किए तो 2 से 3 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, राइट? चलिए नेक्स्ट पैसेज पर मूव ऑन करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी मेक आउट ऑफ दैट. Understanding romantic aesthetics is not a simple undertaking for reasons that are internal to the nature of the subject. Romantic aesthetics means, अब romantic का मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए. Aesthetic means decoration. Decoration or pleasing for eyes of observer.
ठीक है. Understanding romantic aesthetics is not a simple undertaking for reasons that are internal to the nature of subject. It is not very simple to understand this because of the nature of the subject. क्यों? क्योंकि internal reasons होते हैं उसके. There are internal reasons to that. क्या है आगे देखेंगे. Distinguished scholars such as Arthur Lovejoy, Northrop Frye and Isaiah Berlin have remarked on the notorious challenges facing any attempt to define romanticism. रोमांटिक एथलेटिक्स को एस्थेटिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी. रोमांटिक एस्थेटिक्स को हम लोग रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं. दैट मीन्स किसी भी चीज को रोमांटिसाइज कर देना, राइट, टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिक्स एंड सो दैट इट अपीयर्स टू द पर्सन इन अ रोमांटिक मैनर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको. ठीक है. उसके लिए क्या है, दे हैव रिमार्क्ड दैट देयर आर नोटोरियस चैलेंजेस फेसिंग any attempt to define. That means उन लोगों ने भी challenges face किए while defining the word, the term romanticism. Lovejoy for example, Lovejoy का example दिया हुआ है, claimed that romanticism is the scandal of literary history and criticism. That means romanticism is nothing but a scandal of literary history and criticism. That means कुछ नहीं है, छलावे वाली बात है, बकवास बात है. आगे, the main difficulty in studying the romantics according to him is the lack of any single real entity. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल रियल एंटिटी नहीं है और टाइप ऑफ एंटिटी भी नहीं है कि क्या चीज पढ़नी है, कोई एक चीज पढ़नी हो तो पता चले, राइट. देयर आर मेनी कैटेगरीज इन दैट that the concept of romanticism designates. Lovejoy concluded the word romantic has come to mean so many things that by itself it means nothing. उसके इतने सारे मतलब हो गए कि अब वो उसका कुछ मतलब रह नहीं गया है, right. Everyone attaches romantic या romance for love related things, right. ऐसा नहीं होना चाहिए. Romantic can be anything. A person can be romanticize. A person can romanticize the scenery. भाई बचपन में सीनरी बनाते थे ना, 3 पहाड़ या 2 पहाड़ बना दिए, अच्छा ये आ गया, 2 पहाड़ बना दिए हैं, सूरज बना दिया, नदी आ रही है. दैट वॉज रोमांटिसाइजिंग नेचर. हर किसी के दिमाग में वही था. सीनरी मीन्स दैट. 5वीं क्लास तक वही बनाते आ रहे थे सब बच्चे. 2 पेड़ बना दिए, उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ, फिर एक लेडी बना दी, भाई मटका ले जा रही हो पानी का. क्यों? What was there in it? Because we generally feel that we are much closer to the nature or environment when we are in villages, and this is the kind of scenery that we see in the countryside, right, or the villages for that matter. आगे चलते हैं. The more specific task of characterizing romantic aesthetics adds to these difficulties. That means उसको characterize करने का जो specific task है, it also adds to these difficulties. What difficulties? Which are explained by Lovejoy. That is, it is not a single real entity, right. The word itself has so many meanings that it means nothing now. Difficulties, an air of paradox. Paradox की तरह काम करने लग गया है. Conventionally, aesthetics refer to a theory concerning beauty and art or the branch of philosophy that studies these topics. Aesthetics, beauty means something pleasing to our eyes, right. However, many of the romantics rejected the identification of aesthetics with a circumscribed domain of human life that is separated from the practical and theoretical domains of life. That means, however, many of the romantics rejected. Romantics means people who studied romanticism rejected the identification of the aesthetics. उन्होंने क्या reject किया? The identification of aesthetics with a circumscribed domain of human life. यानी कि human life का आप एक part नहीं ले सकते romanticize करने के लिए या उसको categorize करने के लिए aesthetics के मामले में, which is separated from the practical and theoretical domains of life. That means आपकी general life, it is not something that should not be unexplainable. इसलिए होता है ना कई बार that why do you feel good? Because I am unable to explain something, right. There is no reason. पुराने movies में dialogue देखो ना, there is no reason for you to love someone.
If there is a reason for you to love someone, that means that reason is why you love them. Correct? So you do not love the person, it's the reason that you love. The most characteristic romantic commitment is to the idea that the character of art and beauty and of our engagement with them should shape all aspects of human life. That means बेस्ट कैरेक्टराइजेशन क्या है जो रोमांटिक्स का है, रोमांटिक कमिटमेंट का सबसे बेस्ट कैरेक्टराइजेशन है, अगर आपको एस्थेटिक ब्यूटी देनी है, रोमांटिसिज्म और एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं, और हमारा एंगेजमेंट उनके साथ, दैट मीन्स हाउ वी इंटरेक्ट विद देम, इट शुड शेप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. राइट? वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स को शेप करना चाहिए. बीइंग फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ब्यूटी एंड आर्ट शुड बी अ सेंट्रल इंग्रेडिएंट नॉट ओनली इन अ फिलोसॉफिकल और आर्टिस्टिक लाइफ. यानी कि जब तक मैं आर्टिस्ट हूं तब तक ही मैं ब्यूटी और आर्ट की बात करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ मेन इंग्रेडिएंट इन योर नॉर्मल लाइफ, right? But also in the lives of ordinary men and women. That means I should not be an artist, I should not be a romantic to understand the concept or to talk about that particular concept or feel about that concept. It can happen even if I am an ordinary person, right? Next, another challenge for any attempt to characterize romantic aesthetics lies in the fact that most of the romantics were poets and artists whose views of art and beauty are for the most part to be found not in developed theoretical accounts but in fragments, aphorisms and poems which are often more elusive and suggestive than conclusive. देखिए, it is a single sentence जो कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया है. How do we decide कि भाई क्या बात कर रहा है? याद रखिए, ऐसा बहुत बार होगा कि आपके पास बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे, राइट? बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे, ब्रेक देम. हाउ डू वी ब्रेक देम? अनदर चैलेंज फॉर एनी अटेम्प्ट टू कैरेक्टराइज रोमांटिक एस्थेटिक्स. चैलेंज ऑफ कैरेक्टराइजिंग रोमांटिक एस्थेटिक कहां पे? लाइज इन द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ रोमांटिक्स वर पोएट्स एंड आर्टिस्ट. कौन सा फैक्ट? कैरेक्टराइजेशन ऑफ रोमांटिक एस्थेटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो ऐसे लोगों से एसोसिएटेड था जो रोमांटिक्स से, मतलब जो लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे थे वो लोग आर्टिस्ट और पोएट्स थे. आगे, जिनके व्यूज आर्ट और ब्यूटी, हुज व्यूज ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी आर, हाँ, जिनके व्यूज ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी यहाँ पे फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादातर, टू बी नॉट फाउंड इन डेवलप्ड थ्योरेटिकल अकाउंट्स. यानी कि इट वॉज नॉट डेवलप्ड, इट वॉज अ सिंगल्ड आउट view of some romantic or a poet. It may happen but in fragments में था, कोई एक developed theory नहीं थी पूरी, right? It was in parts. Aphorisms. Aphorism is what? Aphorism is a figure of speech. Aphorism is nothing but a figure of speech. That it is related to clever witty statements या फिर clever witty characterization, clever witty wordplay of something inherently true. ठीक है? जो जीवन का सच होता है उसको जब आप क्लेवर तरीके से वर्ड्स में डालने की कोशिश करते हो, दैट इज एफोरिज्म्स. तो जनरली पोएट्स ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू डू दिस, राइट? जो सच था उसको पोएम्स में, सॉन्ग्स में, उसी में लिखा जाता था. एंड पोएम्स विच आर ऑफन मोर एल्यूसिव, दैट मीन्स पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. दैट इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से बोला जाता था, सजेस्टिव होते थे कंक्लूसिव की जगह. दैट मीन्स यू कुड नॉट फाइंड समथिंग आउट ऑफ इट फॉर डेफिनेट, बट थोड़ा थोड़ा हिंट करते थे कि ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? दोबारा देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी रोमांटिक एस्थेटिक्स को कैरेक्टराइज करने में? जितने लोग रोमांटिक्स थे, दैट मीन्स पीपल हु यूज्ड टू टॉक अबाउट रोमांटिक एस्थेटिक्स वर जनरली
पोएट्स और आर्ट्स, और जो उनका आर्ट और पोएम था, जो भी उनका काम था, उनका जो व्यू था, इट वॉज नॉट डेवलप्ड फुली, वो फ्रैगमेंट्स में अवेलेबल था, इट वॉज अवेलेबल इन पार्ट्स, इट वॉज नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. अगर वो थियोरेटिकली डेवलप्ड होता, दैट मीन्स इट वुड हैव अ सॉलिड वन लीनिएज कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, यहां पर आपकी एस्थेटिक ब्यूटी पूरी हो जाती है रोमांटिक एस्थेटिज्म की, राइट? तो वो चीज़ नहीं थी. और जनरली होता क्या था, जो पोएम्स और उस टाइम की पोएम्स थी, वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा सजेस्टिव इन नेचर होते थे, एल्यूसिव होते थे, लोगों को समझ नहीं आता था, राइट? लोगों को दिमाग लगाना पड़ता था उसको समझने के लिए. अब वही वाली बात है, हर इंसान आसान काम करना चाहता, मेहनत कौन करे. नेवरदलेस, in spite of these challenges, the task of characterizing romantic aesthetics is neither impossible nor undesirable, as numerous thinkers responding to Lovejoy's radical skepticism have noted. That means many people have said कि बहुत सारे challenges हैं, माना, लेकिन उसको characterize करना impossible नहीं है और अनडिजायरेबल भी नहीं है, यानी कि लोग करना चाहते हैं उसको characterize. It's not that people don't want to characterize it, right? As numerous thinkers responding to Lovejoy's radical skepticism have noted. Radical is one-sided. One-sided मतलब उसने clear cut बोल दिया कि नहीं हो सकता. Skepticism is related to pessimism as well, मतलब it's a negative connotation of someone's thought. While warning against a reductive definition of romanticism, romanticism, Berlin, for example, still heralded. Heralded means he wanted it to happen. Wanted it to happen. Or it can also be news related, right? Heralded या फिर disseminate करना बहुत ज़्यादा, ठीक है? heralded the need for a general characterization. उसने क्या बोला कि एक general characterization होना जरूरी है. Although one does have a certain sympathy with Lovejoy's despair, यानी कि लोगों को हमारी sympathy है Lovejoy के skepticism के साथ, लेकिन यहाँ पे he is mistaken. There was a romantic movement and it is important to discover what it is. यानी कि उसका कहना है कि there was a time when people were connected with romanticism and we need to find out कि भाई क्या था. Recent attempts to characterize romanticism and to stress its contemporary relevance follow this path. यानी कि अभी के जो attempts हैं to characterize romanticism and to stress its contemporary relevance. Contemporary is modern. romanticism का modern relevance बताने की कोशिश जो करते हैं वो लोग यही पाथ फॉलो कर रहे हैं. किसका पाथ? दे आर ट्राइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ बर्लिन. इंस्टेड ऑफ ओवरलुकिंग द अनडिनाइबल डिफरेंसेस बिटवीन द वैरायटी ऑफ रोमांटिसिज्म ऑफ डिफरेंट नेशंस दैट लवजॉय हैड स्ट्रेस्ड, such studies attempt to characterize romanticism not in terms of a single definition, a specific time or a specific place, but in terms of particular philosophical questions and concerns. That means उसके differences को देखने की जगह मतलब उसको ओवरलुक नहीं कर रहे हैं वो. पीपल आर लुकिंग एट दी वैरायटी ऑफ रोमांटिसिज्म ऑफ डिफरेंट नेशंस, जो लवजॉय ने स्ट्रेस किया था कि देयर आर डिफरेंसेस. द स्टडीज आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दैट इनटू अ सिंगल कॉन्सेप्ट, राइट? रोमांटिसिज्म, such studies attempt to characterize romanticism not in terms of a single definition. That means they are not trying to bring it into a single definition but of a specific time. यानी कि एक टाइम पर डिफाइन नहीं करना चाहते, एक स्पेसिफिक प्लेस या हाँ एक स्पेसिफिक प्लेस पर उसको डिफाइन नहीं करना चाहते, बट दे वांट टू डिफाइन इट इन पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स. दैट मीन्स जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और कंसर्न्स होते थे उस टाइम के, उसमें कैरेक्टराइज करना चाहते हैं वो लोग उसको, राइट? नेक्स्ट, while the German, British and French romantics are all considered the central protagonists, protagonists are leaders. और किसी मूवी को देखेंगे तो उसमें हीरो जो होता है दैट इज प्रोटैगनिस्ट, द लीडिंग रोल, राइट?
So these three played the leading role in following are considered the protagonist in the following. Uh, in the following reasons, yeah, in the following are the German romantics. Acha, sorry, my bad. While the German, British, and French romantics are all considered, the central protagonists in the following are the German romantics. That means the leaders out of these three. The leaders out of these three are Germans. Two reasons explain this focus. That means there are two reasons for this. First, because it has paved the way for other romanticisms. German romanticism has a pride of place among the different national romanticism. That means they have defined their romanticism with pride of place. Second, the aesthetic outlook that was developed in Germany roughly between 1796 and 1801 1802, the period that corresponds to the heyday of what is known as early romanticism. That means जिस टाइम पर उन्होंने एस्थेटिक आउटलुक डेवलप किया था उस टाइम को अर्ली रोमांटिसिज्म की बात की बोला जाता है. ऑफर्स द मोस्ट फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन. देखिए फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा वहीं पर उसी टाइम में मिलते हैं ऑफ रोमांटिसिज्म सिंस इट इज ग्राउंडेड primarily in epistemological. Epistemology is study of knowledge. Metaphysical, ethical, and political concerns that the German romantics discerned in the aftermath of Kant's philosophy. That means Kant is a philosopher. उसके बाद उन्होंने क्या किया? Political concerns, ethical, metaphysical, and epistemological concerns को उन्होंने रोमांटिसाइज करना स्टार्ट किया फ्रॉम द व्यू ऑफ एस्थेटिक आउटलुक. राइट. तो यहां पर इन्होंने जर्मनी का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है एवोल्यूशन ऑफ रोमांटिसिज्म. दिस आई वुड रेट मॉडरेट काइंड ऑफ अ पैसेज टू अंडरस्टैंड. क्यों? क्योंकि बीच में आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, बीच में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये पैसेज क्यों आया, ये पैराग्राफ क्यों आया, उसने अचानक से ये पैराग्राफ किस लिए दे दिया. राइट. फॉर एग्जाम्पल उसने ये पैराग्राफ क्यों दिया है, बट वी शुड अंडरस्टैंड ये पैराग्राफ उसने इसलिए दिया बिकॉज यहां पर बात हो रही है दैट अदर रिसर्चर्स ट्राइड टू डिफाइन रोमांटिसिज्म. राइट. कैसे डिफाइन किया उन्होंने? उसमें उन्होंने तीन नेशंस की बात की जिसमें से वन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ऑल. ओके. देखिए अकॉर्डिंग टू रोमांटिक्स एस्थेटिक्स. राइट. मतलब कि रोमांटिक्स की बात हो रही है, रोमांटिक्स के हिसाब से एस्थेटिक्स क्या है? रोमांटिक्स मीन्स स्कॉलर्स हु स्टडीड रोमांटिसिज्म. ठीक है. First, is widely considered to be irrelevant to human existence? No. It said it should be part of all and every person. Permeates all aspects of human life, philosophical and mundane. Permeates means covers. तो ये दिया हुआ था, ये आंसर हो सकता है. एक बार थर्ड देखते हैं. Should be confined to a specific domain separate from the practical and theoretical aspects of life. No, it should not be. It is given in the passage. ये रहा. Here, however, many of romantics rejected the identification of aesthetics with a circumscribed domain of life that is separated from the practical and theoretical domains of life. राइट. तो ये नहीं होगा. थर्ड इज प्राइमरली कंसर्न is primarily the concern of philosophers, artists rather than ordinary people. This is also wrong क्योंकि ordinary men and women की बात की गई है. राइट. सो
और आंसर बिकम्स 2. आप एलिमिनेट करके आंसर्स निकालेंगे, इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू गेट टू योर आंसर, अदरवाइज इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क. रीजन, क्योंकि करेक्ट आंसर ढूंढना मुश्किल है, गलत आंसर आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी है. क्यों? आप वेरीफाई कर सकते हो पैसेज से तुरंत के तुरंत. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is not supported by the passage? Not supported by the passage. Recent studies on romanticism seek to refute the difference between national romanticism. Recent studies on romanticism seek to refute. अभी वाली जो स्टडीज हैं वो रिफ्यूट करना चाहती हैं, ऐसा कहीं पर दिया नहीं है पैसेज में, बट स्टिल वी शुड गो फर्दर. रोमांटिक एस्थेटिक्स आर प्राइमरली एक्सप्रेस्ड थ्रू फ्रैगमेंट्स, अफोरिज्म्स एंड पोएम्स. दिस इज गिवन इन द पैसेज. क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्कॉलर्स ने यही किया, बिकॉज दे वर जनरली पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स. थर्ड, जो सिंगल स्टेटमेंट हम लोगों ने एक पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें है इसका आंसर, ये स्टेटमेंट. Third, many romantics rejected the idea of aesthetics as a domain separate from other aspects of life. Many romantics rejected है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए. Rejected, अभी हमने इसका आंसर किया है. Permeates all aspect of human life. That means it rejected this third point. Right? और rejected यहाँ है, तो ये this is in the passage. 4, characterizing romantic aesthetics is both possible and desirable despite the challenges involved. Correct. This is given. Yeah. Nevertheless, in spite of these challenges, the task of characterizing romantic aesthetics is neither impossible nor undesirable. Neither और nor को हटा के उसने possible और desirable कर दिया. इतना ही डिफरेंस है. पैराफ्रेजिंग आपको बार बार मिलेगी, हर क्वेश्चन में मिलेगी. पैराफ्रेजिंग पर ध्यान रखिए. दैट इज वाई स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, समरी लिखेंगे. समरी जब लिखेंगे आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, दैट मीन यू विल बी चेंजिंग सम लैंग्वेज, यू विल बी पैराफ्रेजिंग ऑन योर ओन. तो पैराफ्रेजिंग आपके दिमाग में रहेगी, सो यू शुड बी एबल टू, यू विल बी एबल टू मेक द मीनिंग ऑफ द पैसेज और मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू इन द एग्जाम, राइट? नेक्स्ट, द मेन डिफिकल्टी इन स्टडिंग रोमांटिसिज्म इज the absence of written accounts by romantic poets and artists, elusive and suggestive natures of romantic aesthetics, controversial and scandalous history of romantic literature, lack of clear conceptual contours of the domain. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट मीन्स, देखो, रोमांटिसिज्म को पढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? राइट, दिस इज एस्थेटिक्स. क्यों? क्योंकि ये रोमांटिक्स पढ़ते थे, राइट? एल्यूसिव एंड सजेस्टिव नेचर ऑफ रोमांटिक एस्थेटिक्स, देखो ये आ गया. अगेन, थर्ड, कंट्रोवर्शियल एंड स्कैंडलियस हिस्ट्री ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, स्टिल गिवन. लेकिन अगर ये तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा, देन यू शुड सिलेक्ट फोर्थ. सी. अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है. यहां लव जॉय का जो स्टेटमेंट है, लव जॉय ने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, क्लेम्ड दैट रोमांटिसिज्म इज द स्कैंडल ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म. ठीक है, लिटरेरी हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है ये. सॉरी, आगे चले गए. लिटरेरी, ये यहां क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कंट्रोवर्शियल एंड स्कैंडलस हिस्ट्री ऑफ रोमांटिक लिटरेचर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम. आगे देखते हैं. वहां क्या दिया है? इट इज स्कैंडलस नेचर ऑफ हिस्ट्रीज लिटरेसी लिटरेचर. ये क्या दिया? इट इज द स्कैंडल ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री. दैट मीन्स इट वॉज स्कैंडल इटसेल्फ of the history rather than history being a scandal. दो opposite चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें. you'll need to make out the difference.
द मेन डिफिकल्टी इन स्टडिंग द रोमांटिक्स अकॉर्डिंग टू हिम, डिफिकल्टी इन स्टडिंग द रोमांटिक्स की बात यहां पर आई है, और यहां क्या लिखा है, डिफिकल्टी इन स्टडिंग, बाकी सारे पॉइंट्स पैसेज में दिए हैं, लेकिन डिफिकल्टी इन स्टडिंग इज ओनली गिवन हियर is the lack of any single real entity or type of entity that the concept romanticism designates. Lovejoy concluded the word romantic has come to mean so many things that by itself it means nothing. यानी कि it cannot be defined as a single concept and it has come to mean so many things that it does not mean anything. So that means there is a lack of clear conceptual contour of the domain. Domain here is romanticism. Right? ये आंसर देखो, सारे स्टेटमेंट्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे, बट द आंसर लाइज इन क्वेश्चन इटसेल्फ, डिफिकल्टी इन स्टडीइंग रोमांटिसिज्म. दैट मीन्स दिस वाज Lovejoy's claim. Next question and last question for this session. According to the passage, recent studies on romanticism avoid a single definition of time or a specific place because वो एक single specific time और place को क्यों avoid करते हैं, कहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ये. ये रहा, romanticism not in terms of a single definition, a specific time or a specific place, but in terms of particular philosophical questions and concerns. ये याद रखिए, particular philosophical questions and concerns में वो लोग उसको डील करना चाहते थे. Prefer to highlight the paradox of romantic aesthetics as a concept, seek to discredit Lovejoy's skepticism regarding romanticism, understand the variety of romanticisms renders a general analysis impossible, prefer to focus on the fundamental concerns of the romantics. देखिए concerns आ गया यहाँ पे, philosophical नहीं है, but one part is there, right? Direct reference from the passage, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है. देखिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, इफ द पैसेज इज डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल बी इजी. ये पैसेज डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, राइट? क्वेश्चंस वर स्पेसिफिक, सीधा पैसेज में से आंसर मिल रहा था आपको. दैट मीन्स देखिए ये पैसेज का आंसर था, ये भी पैसेज का आंसर था, ये सारे भी पैसेज में, सारी चीजें पैसेज में अवेलेबल है. इन्फरेंशियल बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं था, राइट? ये भी इन्फरेंशियल बेस्ड नहीं था. रीजन, इट वाज अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ पैसेज. व्हाई? बिकॉज आप कनेक्शन लूज कर रहे थे बार बार, करेक्ट? तो यहां पे इस ऐसे टाइप के पैसेज में स्किम स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, लेकिन स्किम स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? अच्छा, वो पिछले वाले पैसेज में था, यहां नहीं था. ओके, यहां पे ये रिजेक्टेड द आइडिया, राइट? रिजेक्टेड द आइडिया. और ये पॉसिबल एंड डिजायरेबल, आप बोलोगे वहां पॉसिबल और डिजायरेबल तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल और अनडिजायरेबल है, राइट? लेकिन वहां पे नीदर और नॉर है, और यहां सिर्फ और है, दैट मीन एंड है, दैट मीन्स इट इज ऑपोजिट, राइट? सी, नीदर एंड नॉर का ऑपोजिट होता है एंड, बिकॉज ये क्या बोलता है? बोथ ऑफ देम आर नॉट देयर, बोथ आर नॉट, और ये बोलता है बोथ आर, करेक्ट? और हमने जो वर्ड थे बोथ आर नॉट, उसको ही ऑपोजिट कर दिया, दैट मीन्स दे आर अवेलेबल, राइट? सो याद रखिए बेसिक सी चीज, पैसेज डिफिकल्ट होगा, कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस इजी होंगे, यू विल बी एबल टू इजीली हैंडल द क्वेश्चंस.
प्रोवाइडेड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन द पैसेज। इस वाले पैसेज में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बट सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, इन्फ्रेंशियल बेस नहीं है, सिर्फ डिटेल देखनी है। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको डाउट होता ना किसी होता क्या है, आपको दो ऑप्शन याद हो जाएंगे कि अच्छा ये तो नहीं था, ये पैसेज में था, हटाओ। ये वाला डाउटफुल लग रहा है, उसको तुरंत वेरीफाई कर लो। इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स। सी आई कुड स्लाइड थ्रू बिटवीन स्लाइड्स की कहां पर वो अवेलेबल है, यू कैन इजिली सी बाई स्क्रोलिंग की कहां पर कौन सी चीज अवेलेबल है। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दैट इज योर जॉब, राइट? दैट इज वॉट इट मेक्स डिफिकल्ट। कैट प्रॉब्लमैटिक इसलिए बनता है बिकॉज वी हैव टू डू इट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। 4x4 था भाई, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन 4x4 था लास्ट पैसेज का। उससे पहले वाले पैसेज का 2 से 3 सवाल थे, राइट? तो अगर मैं 3 सवाल मान के चलता हूं और 6 ही मान लेते चलो, 6/8, दैट मीन्स 16 मार्क्स तो हमको 2 पैसेजेस में मिल गए। 16 नंबर तो 2 पैसेजेस में मिल गया। अब ये 2 पैसेज करने में आपको टाइम कितना लगना चाहिए था? नॉट मोर देन 18 मिनट्स, राइट? नॉट मोर देन 18 मिनट्स। और पहले 2 पैसेजेस हमने जो कैलकुलेट किए थे, इट वाज 7 आउट ऑफ 8, तो 6 + 7 इज 13 आउट ऑफ 16। आपका काम यहीं खत्म हो गया, आपका काम यहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपके 36 मार्क्स आ गए। 39 - 3, 36 मार्क्स आ गए। 36 मार्क्स मतलब पिछली बार इट वाज 99 परसेंटाइल 36 पे, 42 पे इट वो, सॉरी जो जिस साल का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उस साल में इट वाज 99 परसेंटाइल 36 एंड 42 वाज 99.5, तो 0.5 परसेंटाइल 6 नंबर का था हमारा, याद रखो, राइट? तो हम ये मान के चल सकते हैं 99 नहीं तो 98 परसेंटाइल पर तो है ही, एंड आई डोंट फील दैट 98 परसेंटाइल इज अ बैड स्कोर। और इसके बाद हम एक आध सवाल तो करेंगे। देखो 18 मिनट इसमें लगे इन 2 पैसेजेस में, वो वाले पैसेजेस में इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 16 मिनट्स, तो 18 + 16 वुड गो 34 मिनट्स। यू स्टिल हैव 6 मिनट्स, दैट मीन्स यू कैन स्टिल अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ वीए। आई नेवर सजेस्ट कि हम सारे पैसेजेस अटेम्प्ट करें, बट अगर किसी की स्पीड अच्छी है दैट मीन्स जो ये 16 मिनट वाले को 12 मिनट में कवर 10 मिनट में कवर कर सकता है और 18 मिनट वाले को 12 मिनट में कवर कर सकता है, दैट मीन्स 22 मिनट, 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 25 मिनट में 4 पैसेजेस 6 मिनट के एवरेज से, राइट? जो ये कर सकता है उनके लिए इट बिकम्स इजियर टू स्कोर 99.99। क्यों? 45 नंबर लाने हैं बस, एंड 45 मार्क्स इज इजी इफ यू आर एबल टू रीड दैट मच। एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप 100 परसेंटाइलर भी बन सकते हैं, बट दैट इज सेट फॉर द लास्ट, बिकॉज अभी से अगर वो स्ट्रैटेजी बता दी, यू माइट गेट कंफ्यूज, यू माइट गेट एम्प्ड अप कि नहीं नहीं मेरा तो हो गया, मैं 100 परसेंटाइल मारूंगा। दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर एवरीवन, दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। आज भी बोल रहा हूं, उस दिन भी बताऊंगा कि सबके लिए नहीं है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है? So stay tuned in and we'll discuss more questions in the next session. Thank you so much.